हाँ जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको विस्थापन और द्विविस्थापन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कैसा भी कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि हमने पढ़ाई ऐसी कहानियों के माध्यम से। तो बस मेरी एक रिक्वेस्ट, उस कहानी को जरूर याद रखना, उन दोनों रिएक्शंस में आपको कभी भी कैसा भी कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है जी। अब उससे आगे हमारी नेक्स्ट रिएक्शंस हैं उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया, जिनको हम प्यार से इंग्लिश में बुलाते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन। क्लियर? तो नाम से ही जैसे कि तय है, क्योंकि हम हर चीज का अंदाजा नाम से लगाते हैं, तो इसका नाम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। तो इसमें कुछ ना कुछ ऑक्सीजन का ही खेल है, जुड़ रही होगी, घट रही होगी, भाग रही होगी। तो हाँ जी, तो मैं मोटा मोटा आपसे कहूंगा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन जुड़ रही हो, क्या हो रहा हो? ऑक्सीजन जुड़ रही हो, संयोजित हो रही हो, शॉर्ट में बोलूं तो प्लस ओ, ऑक्सीजन जुड़ रही हो। जैसे कि मान लीजिए कोई भी मेरा तत्व परमाणु ए है, ए क्या अजय बाबू है खुद, ठीक है जी। तो इनका क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ ये करते हैं भैया रिएक्शन, और क्या बनाते हैं? अजय ऑक्साइड, अजय का ऑक्साइड। अब आप ध्यान दीजिए कि यहां पर अजय बाबू थे अकेले, ऑक्सीजन के साथ क्रिया की और क्या बनाया? अजय ऑक्साइड AO। क्लियर? तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन संयोजित हो रही है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है अजय के साथ। बस यही है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उपचयन अभिक्रिया। क्लियर बात? ठीक है जी। एग्जांपल्स देखते हैं रियल वाले। मान लीजिए कि हमारे महात्मा गांधी जी हैं, मैग्नीशियम Mg। क्या हो रहा है इनका? इनका हो रहा है ऑक्सीजन के साथ क्रिया, और आप भी जानते हो ऑक्सीजन से क्रिया का मतलब है कि उस पदार्थ का, उस सब्सटेंस का दहन हो रहा है, वो जल रहा है। कार्बन का दहन होता है तो C+O2, महात्मा गांधी का दहन होता है Mg+O2, और या फिर एल्युमिनियम का होता है तो Al+O2, लोहे का होता है तो Fe+O2, कॉपर का होता है तो Cu+O2। हर चीज जिसका हम दहन कर रहे हैं, जिसको हम जला रहे हैं, वो एक प्रकार से ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं। क्लियर? ठीक है। तो महात्मा गांधी जी हमारे मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं, तो क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। चलो बैलेंस भी कर दें इसको, 2 यहां लगाया, 2 यहां लगाया, हो गए बैलेंस। जब महात्मा गांधी की मैं ऑक्सीजन के साथ क्लियर करा रहा था, या फिर उनकी मैं ऑक्सीडेशन करा रहा था, या फिर उनको दहन कर रहा था, तो मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ऑक्सीजन जुड़ रही है या संयोजित हो रही है? दोनों ही हो रही है, जुड़ भी रही है, संयोजित भी हो रही है। लेकिन इसी को तो मैं कहता हूं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कुछ एग्जांपल्स और देख लो चाहो तो। कॉपर ले लो, कॉपर नहीं तो एल्युमिनियम ले लो, कार्बन ले लो। ये सब का जब हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे या फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराएंगे, इनको जलाएंगे, तो ये सब अपना अपना ऑक्साइड बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे कॉपर बनाएगा कॉपर ऑक्साइड, एल्युमिनियम क्या बनाएगा भैया? एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, कार्बन क्या बनाएगा? अपना ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। इतनी बात क्लियर? क्लियर जी, क्लियर। तो आप संयोजित इनको बैलेंस भी करूं? बैलेंस कर लो भैया, 2 यहाँ लगा दो, 2 यहाँ लगा दो, Al2O3, O3 है भैया, तो 2 यहाँ लगा दो, ऑक्सीजन हो गए 6, 3 यहाँ लगा दो और 4 यहाँ लगा दो, एल्युमिनियम भी हो गया 4Al+3 और 2+2 Al2+O3। इसको भी करोगे? ये तो है ही ऑलरेडी बैलेंस्ड।
तो हमारी सारी अभिक्रियाएं संतुलित हैं और इन सब में आप पाओगे कि जब कोई भी धातु या कोई भी तत्व, चाहे वो मैग्नीशियम हो, कॉपर हो, एल्युमिनियम हो या कार्बन हो, जब इनका ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम दहन करते हैं या ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो ये अपने अपने ऑक्साइड में बदल जाते हैं, अपने अपने ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे हमने जब महात्मा गांधी की ऑक्सीजन क्रिया कराई तो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड, महात्मा गांधी ऑक्साइड, MgO। एल्युमिनियम की कराई तो क्या बना? एल्युमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। कार्बन की जब कराए तो क्या बना? CO2। इतनी बात क्लियर? क्लियर भाई साहब। उसके अलावा वहीं अपचयन में क्या होगा? अपचयन में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। जब तो हमने इसकी लड़ाई कराई थी, हम क्या करा रहे हैं? हम ऑक्सीडेशन वर्सेज रिडक्शन करा रहे हैं, उपचयन की लड़ाई करवा रहे हैं। अपचयन, यहाँ पर ऑक्सीजन संयोजित हो रही थी, जुड़ रही थी, यहाँ पर घट जाएगी। मैंने क्या बोला? ऑक्सीजन ऑक्सीजन का घटना, अलग होना क्या कहलाएगा भैया मेरा? अपचयन अपक्रिया रिडक्शन। जैसे कि अजय बाबू के साथ ऑक्साइड था, अजय ऑक्साइड थे, तो कुछ क्रिया हुई, उसके बाद अजय बाबू अलग हो गए और ऑक्सीजन अलग हो गई। या तो ऐसा हो रहा हो, या फिर अजय बाबू का ऑक्साइड था, इसके साथ कोई और आया और इनकी ऑक्सीजन को लेकर भाग गया, अजय बाबू सिंगल रह गए। ऐसी स्थिति में भी क्या हो रहा है? इनमें हर दोनों स्थितियों में ऑक्सीजन निकल रही है, ऑक्सीजन हट रही है, ऑक्सीजन कम हो रही है मेरे तत्व से, यहाँ अजय से, यहाँ से भी कम हो रही है, यहाँ से भी अजय से कम हो रही है। तो ऐसी रासायनिक क्रियाओं को मैं क्या कहूंगा? इनको कहूंगा मैं ये अपचयन अपक्रिया है, रिडक्शन है। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिनमें ऑक्सीजन जुड़ रही है, संयोजित हो रही है, वो हो गई मेरी उपचयन अपक्रिया, ऑक्सीडेशन। वही जगह पे जब ऑक्सीजन निकल रही है, कम हो रही है, तो मैं उसको कहूंगा अपचयन, रिडक्शन। क्लियर भैया? ठीक है, कुछ एग्जांपल देखोगे? एग्जांपल्स देख लो भैया। एग्जांपल्स, चलो कॉपर ऑक्साइड लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड की अपक्रिया जब आप हाइड्रोजन गैस के साथ कराओगे तो क्या बनेगा? कॉपर रह जाएगा अकेला और जल देवता बनेंगे। तो क्या हो रहा है? यहाँ कॉपर का ऑक्साइड था, कॉपर के साथ ऑक्सीजन थी, लेकिन यहाँ पर कॉपर अकेला रह गया, ऑक्सीजन घट गया, तो कौन सी अपक्रिया हो गई मेरी? रिडक्शन। हो गई या नहीं? इन सब में ऑक्सीजन जुड़ रही थी। यहाँ देखिए, यहाँ अकेला था कार्बन, लेकिन यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई है, तो कौन सी अपक्रिया मेरी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इतनी बात क्लियर? क्लियर। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट हो गया हमारा। सेकंड पॉइंट क्या है मेरा? अगर हाइड्रोजन H, हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा हो, कमी हो रही हो, हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा हो, हाइड्रोजन की कमी हो रही हो, तो उस स्थिति में क्या कहेंगे हम कि अपक्रिया कौन सी है? उपचयन अपक्रिया है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा अजय हाइड्राइड था, अजय के साथ हाइड्रोजन थी, कोई रिएक्शन हुई, उसके बाद अजय बाबू अलग, हाइड्रोजन अलग। अगर ऐसी स्थिति है जिसमें हाइड्रोजन अलग हो रही है, हाइड्रोजन कम हो रही है, तो उस स्थिति में मैं क्या कहूंगा कि रिएक्शन कौन सी है? उपचयन अपक्रिया है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और यहाँ क्या होगा? यहाँ भी बढ़िया उसका उल्टा होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रही होगी, H हाइड्रोजन जुड़ रही होगी, संयोजित हो रही होगी। क्या कहूंगा मैं उसे? अपचयन अपक्रिया। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन की अपक्रिया आप फ्लोरीन के साथ F2 के साथ कराओगे तो हाइड्रोजन फ्लोराइड बनेगा। संयोजित, संतुलित कर दो।
दूसरा एक और एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन H2 की अभिक्रिया आप क्लोरीन गैस के साथ Cl2 के साथ कराओगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बनेगा। और देखोगे बहुत है, ठीक है। तो मैं मोटा मोटा क्या कहूंगा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन जुड़ रही हो या हाइड्रोजन निकल रही हो तो वो हो गई मेरी उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या क्या दो फैक्ट हैं, ऑक्सीजन जुड़ रही है या हाइड्रोजन निकल रही है। उसी जगह पे अगर ऑक्सीजन निकल रही है, विमुक्त हो रही है तो उसको कहूंगा मैं अपचयन, या फिर हाइड्रोजन जुड़ रही है, करीब आ रही है तो भी मैं क्या कहूंगा, अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन। आपकी 10th का पूरा मटेरियल समाप्त। 10th में, 9th में, 8th में इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा अपचयन और उपचयन के बारे में, 1% कुछ नहीं। आपके में 2 नंबर में सीधा क्वेश्चन आ जाए कि ऑक्सीडेशन अभिक्रिया या अपचयन या उपचयन अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए, 2 नंबर का आएगा, तो साफ सीधा लिख देना, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन जुड़ रही हो अथवा हाइड्रोजन निकल रही हो उन्हें हम कहेंगे उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीडेशन रिएक्शन एग्जांपल्स आपके सामने ढेर सारे हैं, कोई सा भी लिख दीजिएगा। और इसमें क्या लिखोगे, सीधा सीधा लिखोगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन मुक्त हो रही हो, निकल रही हो, कम हो रही हो अथवा हाइड्रोजन जुड़ रही हो, उन रिएक्शंस को हम कहेंगे अपचयन या रिडक्शन। एग्जांपल्स ढेर सारे हैं आपके सामने। लेकिन आप पढ़ते हो अजय जी के पास, अजय जी का प्रॉमिस है कि आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देंगे। और एक खास बात बताऊं, आपके एनसीईआरटी में बस इतना ही लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा और ऑक्सीजन निकल रही है, घट रही है। इसके अलावा हाइड्रोजन वाला पॉइंट भी नहीं है आपके एनसीईआरटी में। लेकिन ये तो चलो नॉर्मल सा पॉइंट है तो मैंने लिखवा दिया। लेकिन अजय स्पेशल आपको मैं 3, 4, 2, 3 पॉइंट और बताता हूं, लेकिन मेरी प्रॉमिस, प्लीज, रिक्वेस्ट, उनको नोट मत कीजिएगा। नोट यही करने हैं, ध्यान यही रखने हैं, क्योंकि पेपर में यही काम आएंगे आपके ये 2 पॉइंट। इससे ज्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि उससे ज्यादा आपको कंफ्यूज करेगा, एग्जामिनर को भी कंफ्यूज करेगा कि यार 10th में है ही नहीं, क्यों लिखा। लेकिन बताना जरूरी, क्योंकि मेरे पेट में दर्द हो जाएगा जी अगर मैं आपको सारा कुछ ज्ञान नहीं दूंगा जो मेरे पास है तो मेरे पेट में दर्द हो जाएगा, फिर गोली लेनी पड़ेगी फालतू। ठीक है, तो सुन लीजिए, लेकिन प्रॉमिस कीजिए कि सुनोगे, ध्यान में बिठाओगे और चुपचाप एक कोने में रख लोगे, लेकिन ना तो उसको कॉपी में नोट करोगे, ना दिमाग में ज्यादा गहराई तक जाने दोगे। क्यों? क्योंकि उनको हम पढ़ेंगे कब, अगर 10th में पढ़ रहे हो तो 1 या 2 साल बाद, 11th में भी है, 12th में, और स्पेशल चैप्टर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये 2 रिएक्शन और इन 2 रिएक्शन से बनने वाली तीसरी रिएक्शन को पढ़ेंगे, उसको भी समझाऊंगा। लेकिन प्लीज अभी बस सुनना, ठीक है। तो 2 पॉइंट मैंने ऑक्सीडेशन रिएक्शन में देखे। क्या क्या देखे? वो सिंपल देखा मैंने, या तो भैया ऑक्सीजन जुड़ रही हो, प्लस ओ हो रहा हो, ऑक्साइड बन रहा हो, अजय ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रही है, संयोजित हो रही है। या मैंने बोला हाइड्रोजन कम हो रही हो, हाइड्रोजन निकल रही हो, मुक्त हो रही हो, तो भी कौन सी रिएक्शन? ऑक्सीडेशन। तीसरा पॉइंट मेरा, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा हो भैया? बढ़ रहा हो। जैसे यहां पर आप Mg महात्मा गांधी मैग्नीशियम को ले लो, कॉपर को ले लो, एल्यूमिनियम को ले लो, ये सारे के सारे अपनी परमाणु की अवस्था में हैं, एटॉमिक स्टेट में हैं, और परमाणु या अणु अवस्था में जितने भी तत्व होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है क्या? अंडा, 0। लेकिन जब वो अपने यौगिक बना लेते हैं तो उनकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर Mg की 0 थी, लेकिन ऑक्सीजन के साथ जोड़ने के बाद यहाँ पर उसकी +2 हो गई। जब आप इसको तोड़ोगे, और मैंने रासायनिक सूत्र बनाना सिखाया है आपको, बड़े ही प्यार से, बड़े ही तरीके से, बड़े ही शानदार ट्रिक्स के माध्यम से सिखाया, जाकर के देखिए, सीखिए, तब मेरे पास आइएगा। यहाँ पर आप देखेंगे, इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? Mg2+ और O-2।
यानी कि Mg के पास 2 संयोजकता है और ऑक्सीजन के पास -2 संयोजकता है। तो मैं पाऊंगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो मैग्नीशियम है उसका 0 से ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो रहा है भैया, +2 हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है जी। एक शर्त ये हो। तीसरी, इलेक्ट्रॉन्स मुक्त हो रहे हों, इलेक्ट्रॉन्स का त्याग हो रहा हो। क्लियर? कितने पॉइंट हो गए? 5। छठा पॉइंट और सुनिए, धनायन +Be, क्या बोलते हैं इसको, धनावेश, ये बढ़ रहा हो या फिर ऋणावेश कम हो रहा हो। ऋणावेश कम हो रहा हो। इन सब स्थितियों में कैसा भी कोई भी क्वेश्चन आ जा, रिएक्शन आ जा, अभिक्रिया आ जा, आंख बंद करके कह देना कि अजय सर का ऑर्डर है, ये कौन सी रिएक्शन है भैया, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये उपचयन अभिक्रिया है। लेकिन प्लीज मेरी शर्त को भी ध्यान रखना, ना नोट करनी है ना ज्यादा दिमाग में बिठानी है, बस सुनना। आपके काम के बस ये 2 पॉइंट हैं, इतना लिख दीजिएगा। 2 नंबर कोई माई का लाल नहीं रोकने वाला आपके, उसमें लिख दीजिएगा, उसमें नहीं रोकने वाला। लेकिन मेरे पेट में दर्द ना हो, मुझे टैबलेट ना लेनी पड़े, इसलिए मजबूरन बताना पड़ रहा है कि हमने 6 पॉइंट पढ़े हैं। ऑक्सीजन जुड़े भैया, हाइड्रोजन निकले, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े, या इलेक्ट्रॉन्स मुक्त हो, त्याग हो, धनावेश बढ़ रहा हो या ऋणावेश घट रहा हो। कैसी रिएक्शन? उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और यहां उसका सेम उल्टा। पहला पॉइंट, ऑक्सीजन घट रही हो। दूसरा पॉइंट, हाइड्रोजन संयोजित हो रही हो, जुड़ रही हो। तीसरा पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा हो। जैसे इसका भी बताता हूं, टक टक टक। देखिए यहाँ पर CuO कॉपर ऑक्साइड की कितनी है संयोजकता, कॉपर की यहाँ पर +2 और ऑक्सीजन की -2। लेकिन जब कॉपर बन रहा है अकेला तो परमाणु अवस्था में जा रहा है, एटॉमिक स्टेट में जा रहा है, तो यहाँ पर हो गई कितनी, 0। यहाँ पर कितनी थी, +2, यानी कि +2 से कितने में जा रहा है, 0 में जा रहा है, तो घट रहा है। कौन सी रिएक्शन, रिडक्शन। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण किए जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण किए जा रहे हो, तो भी कौन सी अभिक्रिया, रिडक्शन, अपचयन। उसके भी अलावा धनावेश +Be कम हो रहा हो या फिर ऋणावेश -Be नेगेटिव चार्ज कम हो रहा हो, सॉरी नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा हो और धनावेश कम हो रहा हो। ऐसी स्थिति में मैं क्या कहूंगा कि भैया अभिक्रिया कैसी है, रिडक्शन है, अपचयन है। तो एक बार और सुनिए ध्यान से और फिर इनको नोट कीजिए, फिर मैं इनको थोड़ा थोड़ा सा मिटाऊंगा और इन्हीं रिएक्शंस के बहाने मैं आपको एक और रिएक्शन पढ़ाऊंगा, फिर इनकी परिभाषा लिखवाऊंगा। क्लियर? इन दोनों रिएक्शंस को एक बार और सुनिए, फिर स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिएगा, फिर इन दोनों को थोड़ा थोड़ा मिटा करके हम तीसरी रिएक्शन पढ़ेंगे और फिर चैप्टर खत्म। छोटे छोटे 2 पॉइंट रह गए उनको पढ़ा देंगे। क्लियर? देखिए आंख बंद कीजिए और ध्यान से सुनिएगा। हेलो हेलो हेलो, माइक चेक। ठीक है जी, सुनते जाइएगा। ऑक्सीजन, या फिर चलो शुरुआत से पूरी मान मर्यादा के साथ प्रतिष्ठा के साथ पढ़ते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन जुड़ रही हो, हाइड्रोजन कम हो रही हो, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा हो, या फिर धनावेश बढ़ रहा हो, या फिर ऋणावेश कम हो रहा हो, या फिर इलेक्ट्रॉन्स का त्याग हो रहा हो। 6 पॉइंट, लेकिन आपको याद रखना है सिर्फ 2। ऑक्सीजन जुड़ रही हो, हाइड्रोजन घट रही हो, निकल रही हो, मुक्त हो रही हो। कौन सी अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। वहीं दूसरी जगह दुश्मन हमारी इसकी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन निकल रही हो, हाइड्रोजन जुड़ रही हो, ऑक्सीडेशन नंबर गिर रहा हो,
इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण किए जा रहे हो, धनावेश कम हो रहा हो, ऋणावेश बढ़ रहा हो, कौन सी रिएक्शन? रिडक्शन अपचयन। जल्दी से प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट नोट कीजिए। अब एक और रिएक्शन कराऊंगा मैं ऐसे ही जादू से, उसके बाद आपका चैप्टर लगभग खत्म है इसी वीडियो में। फिर हम बस क्वेश्चन आंसर करेंगे एक और वीडियो में एनसीईआरटी के सारे और उन्हें करेंगे जो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि मास्टर साहब हम फंस गए यहाँ, हम पर ये ना हो रहा, उसको करेंगे। ठीक है, जल्दी नोट करो। हाँ जी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अपचयन उपचयन में अब कोई भी विविधा नहीं आएगी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में कैसी भी कोई समस्या नहीं आएगी। अब मैं एक ऐसी रिएक्शन पढ़ाने वाला हूं आपको कि जैसे अभी हमने पढ़ा कि जब ऑक्सीजन जुड़ रही है, हाइड्रोजन निकल रही है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, धनावेश बढ़ रहा है, ऋणावेश कम हो रहा है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स का त्याग हो रहा है, तो कौन सी रिएक्शन? उपचयन अभिक्रिया। वहीं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन घट रही है, हाइड्रोजन जुड़ रही है, और जो जो पॉइंट है वो आपको पता है, तो हमने अलग अलग पढ़ ली। लेकिन सोचिए कुछ ऐसी रिएक्शंस होंगी जिनमें ये दोनों क्रम, ये दोनों हरकतें, ये दोनों कांड, ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ चल रही हों, एक साथ हो रही हों, तो हम क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे भैया जब ये दोनों कर्म, ये दोनों कांड एक साथ हो रहे होंगे तो हम कहेंगे उन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन, कुछ भी बुला लो, हिंदी में भी लिख देते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, और भी बुलाते हैं इसको, एक और नाम है, बाई चांस आपके सामने आ जाए, अपचय अभिक्रिया। अब कहोगे भैया ई कहा देख लियो, अपचय, देखो तोड़ोगे ना आप पाओगे अपचयन प्लस उपचयन, अपचयन प्लस उपचयन इज इक्वल टू अपोपचय, अप प्लस उप, अपो, दूसरा नाम अंग्रेजी नाम रेडॉक्स रिएक्शन। क्या मतलब है भैया? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अपचयन एवं उपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हों, उन्हें हम कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, अपचय अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो इसी को ले लो आप, CuO प्लस H2 इज इक्वल टू Cu, कॉपर अकेला रह गया, साथ में जल देवता निकल गए। क्लियर? तो हमारी पहली डिमांड क्या थी? उपचयन की, ऑक्सीडेशन की, कि ऑक्सीजन जुड़ रही हो। तो हम भैया पाएंगे कि हाइड्रोजन यहाँ पर अणु के रूप में है, H2 है, लेकिन यहाँ पर यह बन गया जल देवता, हाइड्रोजन ऑक्साइड, जिसको हम बुलाते हैं जल। ऑक्सीजन जुड़ रही है साहब, कौन सी अभिक्रिया हो गई है? ये हो गई सर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसकी पहली डिमांड क्या है? ऑक्सीजन निकल रही हो, मुक्त हो रही हो, तो हम क्या कहेंगे? रिडक्शन कहेंगे। अपचयन कहेंगे। तो पाइए यहाँ पर ऑक्साइड था कॉपर का, कॉपर ऑक्साइड, और जब ये अभिक्रिया हुई तो क्या बन गया? कॉपर ओनली। तो क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और ऑक्सीजन की कमी होने वाली अभिक्रिया को हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन, अपचयन अभिक्रिया। और जब रिडक्शन का मैंने रेड लिया, ऑक्सीडेशन का मैंने ऑक्स लिया, तो बन गई मेरी रेडॉक्स अभिक्रिया, अपोपचय अभिक्रिया। समझ गए?
जब ये दोनों कर्म, ये दोनों हरकतें, ये दोनों करतूतें, ये दोनों कांड, ये दोनों रिएक्शंस, ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ एक ही अभिक्रिया में एक साथ एक ही घर के नीचे एक ही छत के नीचे हो रही होंगी तो मैं उसे कहूंगा रेडॉक्स अभिक्रिया। शुद्ध भाषा में ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन, उपचयन एवं अपचयन एक साथ एक ही अभिक्रिया में हो रहे हों उसे मैं कहूंगा रेडॉक्स रिएक्शन। और थोड़ा सा ऐसे और लिख देना, रेड प्लस ऑक्सीजिकल रेडॉक्स। टीचर आप पे फिदा और आपको भर भर के नंबर देगा। लो भैया एग्जाम्पल हमने देखा CuO प्लस H2 इज इक्वल टू Cu प्लस H2। हम पाएंगे कि यहाँ पर कॉपर का ऑक्साइड था, ऑक्सीजन था, लेकिन वहां जाकर के कॉपर रह गया यानी कि ऑक्सीजन निकल गई तो मेरा रिडक्शन हो गया। वहीं यहाँ पे हाइड्रोजन था अकेला और वहां जाकर के हाइड्रोजन ऑक्साइड जल बन गया तो क्या हो रहा है भैया, ऑक्सीडेशन हो रहा है। हो गया कि नहीं हुआ? और देखोगे और देखो मान लीजिए मेरा जिंक ऑक्साइड था ZnO, क्रिया करता है कार्बन के साथ, करवा लो, कार्बन के साथ क्रिया करता है, क्या बनाएगा भाई साहब? एक तो रड़ुआ रह जाएगा, क्वारा रह जाएगा Zn और साथ में बनेगी क्या, कार्बन ऑक्साइड या मोनोऑक्साइड। अब आप जानते हो कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं, कार्बोनेट भी बनाते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब खाली एक O CO, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब 2 O CO3, कार्बोनेट मतलब 3 O CO3। क्लियर? तो यहां पर बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। कब? जब जिंक ऑक्साइड की मैं अभिक्रिया कार्बन की उपस्थिति में कार्बन के साथ कराता हूं तो जिंक धातु प्राप्त होती है तथा कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली गैस बनती है। इतनी बात क्लियर भैया? बिल्कुल क्लियर सर। अगर क्लियर है तो आप जानोगे जब यहाँ पर ये ऑक्साइड था इसमें ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी लेकिन यहाँ जाकर के ओनली Zn रह गया, जिंक रह गया, यानी कि ऑक्सीजन कम हो गई तो मैं इसको क्या बुलाऊंगा? इसको मैं बुलाऊंगा रिडक्शन, अपचयन सॉरी। लेकिन यहाँ पर कार्बन अकेला था, रड़ुआ था, क्वारा था, सिंगल था, लेकिन यहाँ जुड़ गया ऑक्सीजन के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड बना ली, ऑक्सीजन जुड़ गई, ऑक्सीजन संयोजित हो गई और जब संयोजन होगा ऑक्सीजन का तो मैं क्या बुलाऊंगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उपचयन अभिक्रिया। और जब ये दोनों कांड साथ में हो रहे हैं तो मैं क्या कहूंगा? रेडॉक्स अभिक्रिया, अपोपच्य अभिक्रिया। मेरे हिसाब से अब आपको कोई नहीं फंसा सकता इन तीन चीजों में। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन, अपचयन व उपचयन दोनों काम, दोनों रिएक्शन, दोनों अभिक्रिया एक साथ हो रही होंगी तो मैं उसको कहूंगा रेडॉक्स रिएक्शन, अपोपच्य अभिक्रिया। क्लियर जी? जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो, नोट करो। अब इन तीनों की एक प्यारी प्यारी सी डेफिनेशन लिख देता हूँ, 2 मिनट में आपको सुना देता हूँ, फिर आप नोट कर लीजिएगा। फिर छोटे से 2 टॉपिक वो खत्म करके लेक्चर डाउन। हाँ जी, तो जो राम गाथा मैंने अभी आपके सामने गाई है दोनों तीनों रिएक्शंस के बारे में, तो लंबा चौड़ा आपको बखान दिया है, उनको शॉर्ट में लिखा है कि आप पेपर में कैसे लिखोगे। ठीक है, मान लीजिए 2 नंबर में आपका सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया, उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, सह उदाहरण सहित समझाइए। तो आपको बस ये लिखना है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जहां या तो ऑक्सीजन जुड़ रही है अथवा हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, कमी हो रही है, तो हम उसे कहेंगे उपचयन अभिक्रिया। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, इन सबको मैं बता चुका हूं, इनको नोट कर लीजिएगा। इन सब में आप नोट करोगे कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीजन संयोजित हो रही है। क्लियर? वहीं दूसरी जगह अपचयन अभिक्रिया रिडक्शन में हम मोटा मोटा कहेंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जहां पदार्थों में ऑक्सीजन मुक्त हो रही है, ऑक्सीजन कम हो रही है, ह्रास हो रहा है, अथवा हाइड्रोजन जुड़ रही है,
तो उनको कहेंगे हम रिडक्शन या अपचयन अपक्रिया। एग्जाम्पल आपके सामने है, पेश है, जल्दी से प्यार से नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं एक बार रिडक्स अपक्रिया भी लिख देता हूँ, फिर हमारा काम खत्म। हाँ जी, तो मैंने एक रिएक्शन की राम गाथा और लिख दी है। मैंने पढ़ाया आपको अपचयन उपचयन ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडक्शन। जब ये दोनों हरकतें, ये दोनों कांड, ये दोनों घटनाएं एक साथ एक ही रिएक्शन में घट रही हों तो उसे हम बुलाते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, अपोपच्य अभिक्रिया। तो यहाँ से हमने ऑक्स उठाया, यहाँ से रेड उठाया, दोनों से मिला करके बनी रेडॉक्स रिएक्शन। वहाँ से अपचयन उठाया, वहाँ से उपचयन उठाया, दोनों से मिलाकर बनी अपोपच्य अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जहाँ पर ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन, अपचयन व उपचयन दोनों प्रकार की क्रियाएं एक ही अभिक्रिया में साथ साथ हो रही हों तो उसे कहते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 इज इक्वल टू गिव्स Cu प्लस H2O, यानी कि जब इनकी अभिक्रिया होगी तो कॉपर प्राप्त होगी और जल बनेगा। तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है यानी ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है तो रिडक्शन हो गई। यहाँ पर H2 से H2O बन रहा है यानी कि ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो कौन सी अभिक्रिया हो गई? ये अभिक्रिया हो गई हमारी ऑक्सीडेशन। उसी प्रकार यहाँ पे ZnO प्लस C, जब हम इनकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमें जिंक प्राप्त होती है यानी कि ऑक्सीडेशन निकल रही है, ऑक्सीजन निकल रही है तो हमारा रिडक्शन हो गया। वहीं जब कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ करके कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस बन रही है उसको हम कह देंगे ऑक्सीडेशन। उसी प्रकार एक रिएक्शन और लिखी है मैंने, MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड जब क्रिया करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो क्या क्या बनता है? तो बनता है मैंगनीज क्लोराइड, साथ में जल देवता और क्लोरीन गैस बाहर निकलती है। तो हम MnO2 से MnCl2 बना रहे हैं तो सीधी सा फंडा रिडक्शन हो रहा है। जब HCl से H2O बना रहे हैं तो क्या बन रहा है भैया? ऑक्सीडेशन। या फिर हम दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर H में से Cl निकल रही है या Cl का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये तीनों रिएक्शंस हैं, इसके एग्जाम्पल इनको नोट कर लीजिए। अब बस छोटे छोटे से दो टॉपिक हैं, संक्षारण एवं विकृत संधिता, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, डेफिनेशन लिखूंगा। बाकी वो दोनों चीजें चैप्टर 3 में हम विस्तार में पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, जल्दी से नोट कर लो, उनको भी खत्म कर देना। हाँ जी, तो अब है हमारे सामने सेकंड लास्ट टॉपिक, संक्षारण, कोरोजन। क्लियर? तो संक्षारण से मतलब क्या है? तो हमें इसके नाम को ही तोड़ के देखते हैं। सबसे पहले हमारी प्रथा है नाम से ही सब कुछ पता लगाना। तो संक्षारण में नाम से ही पता चल रहा है कि जब किसी धातु का या किसी पदार्थ का क्षरण हो रहा हो, अपक्षय हो रहा हो, वो नष्ट हो रही हो। क्लियर? जब किसी भी धातु का या किसी पदार्थ का अपक्षय होता है, अपक्षय मतलब हानि होती है उसमें या कोई नुकसान हो रहा हो, डैमेज हो रही हो, क्षतिग्रस्त हो रही हो खुद से, तो उसे हम कहते हैं संक्षारण। फॉर एग्जाम्पल हम तीन धातुओं को साथ लेके चलते हैं। मान लीजिए हमने क्या क्या ली, हमने पहले लिया लोहा, फिर ली हमने चांदी और एक लिया हमने कॉपर, तांबा। ठीक है जी। इन तीन चीजों के, हमारे लोहे की बहुत सारी गाटर, हमारे गेट, हमारे पुल वगैरह बहुत चीजें बने होती हैं। चांदी से हमारे बहुत सारे आभूषण बने होते हैं, बहुत सारे बर्तन बने होते हैं। उसी प्रकार कॉपर से हमारे बहुत सारे तार वायर, बहुत सारे बर्तन और बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल होता है। नॉर्मली हमारे जीवन की तीन सबसे ज्यादा यूज होने वाली धातुएं हैं, लोहा, चांदी और कॉपर। ठीक है जी। तो इनमें काम क्या क्या करेगा? मान लीजिए प्रकृति में उपस्थित क्या, ऑक्सीजन, उसके अलावा जल वाष्प, नमी जिसे बोलते हैं, उसके भी अलावा बहुत सारे अम्ल वगैरह की अम्लीय वर्षा वगैरह हो जाती है, एसिड जिसको हम कहेंगे,
एसिड कहाँ से? एक तो हमारे वातावरण में प्रदूषण से इतने ज़्यादा एसिड बन चुके हैं वो सब, उसके अलावा बहुत सारी जहरीली या फिर कहें नुकसानदायक जो गैसेज हैं जिनमें एसिडिक गुण होता है, अम्लीय गुण होता है, वो सब, ये तीनों चीज हमारे आसपास बहुतायत में है। तेरी ऑक्सीजन है भैया, उस ऑक्सीजन में हवा में नमी बहुत व्याप्त है, काफी सारे जल वाष्प है, नमी है। उसके अलावा हमारे प्रदूषण की वजह से वैसे बहुत सारे अम्लीय तत्व हमारे आसपास हैं, अम्लीय पदार्थ हमारे आसपास हैं। फॉर एग्जाम्पल अम्लीय वर्षा भी होती है। क्लियर? तो ये तीनों चीज इन पर लगातार नुकसान पहुंचाती हैं, इनको अपछेद करती हैं, इनको संक्षारित करती हैं। इनको लगातार जब ये नुकसान पहुंचाती हैं तो आपने नोट किया होगा साल में, 6 महीने में, 2 साल में, तो लोहे का रंग थोड़ा थोड़ा भूरा अथवा रेडिश रेडिश लाल लाल सा होने लग जाता है, जिसको हम कहते हैं जंग लगना, रस्टिंग, रस्ट। तो लोहे पर जंग किससे लगती है? वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, नमी व बहुत सारे अम्लीय पदार्थों से। क्लियर? चांदी जो लोग यूज करते हैं वो जानते हैं कि चांदी पर कुछ दिन बाद काले रंग की परत चढ़ने लग जाती है, ये काली होने लग जाती है, ब्लैकिश होने लग जाती है। उसके अलावा तांबे के बर्तन आपने नोट किए होंगे, लोटा हो या फिर मटका सा टाइप में आता है वो हो, या बहुत बड़े बड़े बर्तन हैं वो भी, तो इन पर ये कोई एक हरे रंग की परत चढ़ने लग जाती है। कैसे रंग की? हरे रंग की। ये सारी की सारी परतें लोहे पर भूरे लाल रंग की, चांदी पर काली, और कॉपर पर जो हरी परत चढ़ी है वो कुछ और नहीं है, वो इन सब के ऑक्साइड्स हैं, सल्फाइड्स हैं। यानी कि जैसे लोहे ने ऑक्सीजन और नमी से क्रिया की और फेरस ऑक्साइड बना लिया, आयरन ऑक्साइड बना लिया, तो जो परत चढ़ी हुई है वो आयरन ऑक्साइड की है। यानी कि खुद जो हमारे सामान बना हुआ है लोहे का, उसमें से आयरन आया है और वातावरण की ऑक्सीजन में नमी आई है, उन दोनों ने क्रिया करके जो बनाया है हमारा ऊपर लाल रंग की थोड़ी भूरे रंग की परत, वो जिसे हम जंग कहते हैं, वो हमारे उसी का संक्षारित रूप है। जब हम उसको हटाएंगे या कुछ दिन बाद खुद से हटने लग जाएगी तो हमारे लोहे का नुकसान हो रहा है, नहीं हो रहा है? ऊपरी परत पूरी खत्म, फिर नीचे वाली खत्म, ऐसे लोहे का लगातार नुकसान हो रहा है। उसी प्रकार जो चांदी पर बनी हुई है वो भी उसके ऑक्साइड व सल्फाइड की है। उसी प्रकार कॉपर पर हरे रंग की जो परत है, इनसे लगातार बहुत सारा नुकसान होता जाता है हमारे बर्तनों का, आभूषणों का, पुल वगैरह का। अगर वैसे देखा जाए देशों में या दुनिया में हर साल इन लोहे को, तांबों को चेंज करने के लिए पुल वगैरह पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं हर साल इस डैमेज की वजह से। तो बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान भी है। क्लियर? तो इन्हें बचाने के लिए बहुत सारी चीजें की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल पेंट किया जाता है, यसद लेपन, जिंक में जो होगा आप पढ़ोगे, यसद लेपन किया जाता है। इनको मिला करके मिश्र धातु बना देते हैं ताकि जंग कम लगे, संक्षारण कम हो। जैसे कॉपर को क्या बना दिया? पीतल बना दिया, तो पीतल में इसके अपेक्षा जंग कम लगती है। तो वही सब चीजें हैं। संक्षारण का मतलब है कि हमारे आसपास के पदार्थ या धातुएं जब वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, नमी व अम्लीय पदार्थों से क्रिया करके संक्षारित होने लगती हैं, अपक्षय होने लगता है, नष्ट होने लगती हैं, तो उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं संक्षारण। नुकसान बहुत सारी सालों में, 10 सालों इनको चेंज करने में बहुत सारा पैसा खर्च होता है। क्लियर? तो अगर सवाल आ जाए लोहा संक्षारित होने के बाद कैसा हो जाता है, तो भूरा लाल हो जाता है, चांदी काली हो जाती है और कॉपर हरा हो जाता है। लेकिन इसको हम विस्तार में पढ़ेंगे चैप्टर 3 में, जहां पर हम इसके बहुत सारे रूप पढ़ेंगे, बहुत सारे बचाव पढ़ेंगे, नुकसान पढ़ेंगे, इनकी रिएक्शंस पढ़ेंगे कि जो लोहा का संक्षारण होता है तो कौन सी रिएक्शन और क्रिया होती है, चांदी का होता है तो कौन सी। क्लियर? अभी हम बस इसकी परिभाषा पढ़ेंगे और थोड़े से 1-2 पॉइंट पढ़ेंगे। उसके बाद एक और छोटा सा पॉइंट है, उन दोनों को मैं लिखता हूँ। क्लियर? एक बार देख लीजिए, फिर मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ। हाँ जी, तो संक्षारण को मैंने अपने शब्दों में लिख दिया है। अगर 1 नंबर में, 2 नंबर में, 1.5 नंबर में आ जाए तो सेम टू सेम उतार देना, आपके नंबर कहीं नहीं रुक रहे हैं। ठीक है? तो मैंने वही बताया था, जब कोई भी धातु वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्लीय पदार्थों के संपर्क में आती है तो उसकी जो ऊपरी परत है, उसकी
ऊपरी जो परत है अपचयित या नष्ट होने लगती है, इससे ही संक्षारण या कोराइजन कहते हैं। जैसे कि लोहे पर भूरे लाल रंग की परत चढ़ना, चांदी पर काले रंग की परत चढ़ना, कॉपर पर हरे रंग की परत चढ़ना, इसी का उदाहरण हो गया। बचाव क्या क्या भैया, या तो उन वस्तुओं पर हम पेंट कर दें, या सद लेपन कर दें, विद्युत लेपन कर दें, या फिर किसी और धातु के साथ मिला करके उसका मिश्र धातु बना दें, तो उनको बचाया जा सकता है। किस चीज से? संक्षारण से। अब आप कहोगे ये चीजें क्या हैं? ये चीजें हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 में अच्छे से, क्योंकि उस चैप्टर का ही नाम है धातु एवं अधातु। वहां पर पूरे गुणधर्मों के साथ प्रैक्टिकली पढ़ेंगे। क्लियर? जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक छोटा सा टॉपिक और है, फिर विराम देता है। हाँ जी, अब पढ़ते हैं हम इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक। क्लियर? तो इसमें क्या है? टॉपिक का नाम है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता या रैंसिडिटी। क्लियर? इसमें होता क्या है, मान लीजिए हमारे जैसे कुछ खाद्य पदार्थ हैं, खाने की वस्तुएं हैं, जिनमें या तो तेल है या कुछ मात्रा में वसा है, फैट है। क्लियर? तो आप नोट करोगे जब वो खुले रह जाते हैं या काफ़ी टाइम तक रखे रह जाते हैं, तो उनमें इस विशेष सी अजीब सी गंदी सी गंध आने लगती है, और उनका स्वाद जो है बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, गंदा हो जाता है। क्लियर? क्या होता है कि उनमें गंध व स्वाद चेंज हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। क्लियर? तो उनका रीजन क्या है? उनका रीजन क्या है? तो होता ये है जी, जब ये वस्तुएं वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएंगी, किसके कांटेक्ट में आएंगी? ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएंगी, तो ये हो जाएंगी जी उपचयित। क्योंकि आप जानते हैं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे तो ऑक्सीडेशन होगा, उपचयन होगा। उपचयन होते ही ये पदार्थ हो जाते हैं विकृत, रेसेंडेड। ये फिर खाने लायक नहीं बचते हैं, इनमें एक गंदी सी स्मेल और इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अजीब हो जाता है, और हमारी सेहत के लिए भी हानि करते हैं। तो होता क्या है, तेल व बसीय पदार्थ वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके विकृत हो जाते हैं, और उनकी गंध व स्वाद चेंज हो जाता है, खाने लायक नहीं रहते, हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। इसी कहते हैं विकृत गंधिता। अब आप कहोगे सर बचाव, या तो हम ऐसा कुछ जुगाड़ कर दें कि ऑक्सीजन इनके साथ ना मिले, ऑक्सीजन इनसे ना मिल पाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, कोई बंद पात्र में कर देंगे जिसमें हवा अंदर ना जाए, ऑक्सीजन ना मिले। ठीक है? या फिर हम कोई ऐसी चीज मिलाएंगे जो कि ऑक्सीडेंट के विपरीत हो, जो ऑक्सीडेंट ना होने दो, ऑक्सीजन को ना जोड़ने दो, जिसको कहते हैं हम पृथ्वी ऑक्सीकारक पदार्थ। पृथ्वी ऑक्सीकारक, इंग्लिश में कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट ये क्या होता है? देखिए, जितनी बाजार में सामान मिलते हैं जो कि ऐसे हैं जो अगर हम घर बनाते हैं तो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, लेकिन जो मार्केट में मिलते हैं 7-7 दिन, 8-8 दिन, 10-10 दिन रखे रहते हैं, लेकिन फिर भी ख़राब नहीं होते, तो उनमें एंटीऑक्सीडेंट पृथ्वी ऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, उन पदार्थों को वायुमंडल की ऑक्सीजन से दूर रखते हैं, उनके साथ क्रिया नहीं होने देते, और जब उनके साथ क्रिया नहीं होगी तो पदार्थ खराब कैसे होगा? खराब होगा ही नहीं। तो उस स्थिति में हम एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं। तीसरा, शीतलन, कि हम इनको फ्रिज में रखें, ठंडा करके रखें तो खुद खराब नहीं होंगे। इतनी बात समझ में आ गई? तो यही सब बचाव हैं छोटे मोटे, यही सब होता है। हमें वस्तु को सड़ने से बचाना है, हमारे खाने को सड़ने से बचाना है, ताकि वो खाने लायक रहे, उसमें गंध ना आए, वो खराब ना हो। इसको नोट कर लो, एक बार इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ अच्छे से, और चैप्टर हाँ जी, तो इसके बारे में भी हमने लिख दिया है कि अगर आ जाए कि विकृत संदिग्धता पर, रेसेंडिटी पर टिप्पणी कीजिए,
संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, 2 नंबर में आ जाए, 1.5 नंबर में आ जाए, उसी हिसाब से लिख देना। तो विकृत संधिता पर हमारी टिप्पणी क्या होगी कि जब वसा युक्त या तेलीय जो पदार्थ हैं वो वायु के संपर्क में आते हैं तो अपचयित ऑक्सीडेंट हो जाते हैं, जिससे उनकी गंध व स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। उससे क्या होगा, वो विकृत हानिप्रद हो जाएंगे, खाने लायक नहीं रहेंगे। तो बचाव क्या क्या बताया मैंने? पहला बचाव आपको बताया कि उनको हम टाइट बर्तन में इतना ऐसा बंद कर दें कि वो वायुरोधी हो जाए, वायु के संपर्क में ना आए। ठीक है। सेकंड था हमारा ठंडा करके, शीतलन के द्वारा। थर्ड था हमारा प्रति ऑक्सीकारक या एंटीऑक्सीडेंट मिला करके, यानी कि हम ऐसे पदार्थ मिला दें जो उसके खिलाफ हों, जो ऑक्सीजन के साथ वो क्रिया करता है, वायु के साथ क्रिया करता है। क्लियर? तो उनको कहते हैं हम एंटीऑक्सीडेंट। जितने भी फ्रिज्ड या रेफ्रिजरेटेड जो सामान होते हैं, पदार्थ होते हैं, जो कि हमारे घर पे तो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, लेकिन जब हम मार्केट से ख़रीदते हैं या पैकिंग जो कंपनियों के माल आते हैं, मैगी हो गए, बर्गर हो गए, कुछ भी चीज़, ऐसी चीज़ों जो कि 10-10 दिन तक क्यों ख़राब नहीं होती? क्योंकि उनमें प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं, एंटी डिसेंडिटी जो पदार्थ हैं वो मिलाए जाते हैं। उससे क्या होगा, उनकी जो मियाद है, उनकी जो एक्सपायरी है वो लंबी हो जाती है, लाइफ लंबी हो जाती है, फिर वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं, उपचयित नहीं हो पाते हैं, ऑक्सीडेंट नहीं हो पाते हैं, और उनकी लाइफ बढ़ जाती है, लंबे टाइम तक खाने योग्य होते हैं। क्लियर? ठंडे में भी आप जानते हैं कि जो बर्फीले जो प्रदेश हैं उनमें मांस को, मीट को सालों सालों तक रख लेते हैं, कई बार वो लोग दबा करके, और ख़राब नहीं होती, उसी को खाते रहते हैं गर्म कर करके। यही होता है। जैसे बॉडी है, बर्फ़ में रखते हैं तो सड़ती नहीं है ना, उसका डैमेज नहीं होती है, उसके अंग वंग डैमेज नहीं होते हैं, तो वही है। चौथा और आखिरी, अगर हम वायु की जगह पे नाइट्रोजन का इस्तेमाल करें उनको स्टोरेज करने के लिए, तो वो पदार्थ ख़राब नहीं होगा। जैसे हमारे दुकानों पे या मार्केट में पैकेट आते हैं चिप्स की, कुरकुरे की, ये सब की, उनमें जो फूले फूले रहते हैं अंदर निकलती हैं वो चार, तो उनमें जो भरी रहती है वो हवा नहीं होती है, उसको हम हवा कहते हैं ना, कि हवा भरी हुई है और 4 चिप्स निकली हैं, उनमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, N2 गैस भरी होती है। वो क्या करेगी, वो उनको अपचयित होने से ऑक्सीडेंट कारक होने से या ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाती है, और उनको ठंडा रखती है, वह विकृत नहीं होने देती, खराब नहीं होने देती। तो ये हमारे 4 उपाय हो गए। अगर 2 नंबर में टिप्पणी आ जाए तो आपके लिए लिख सकते हैं, और ये चैप्टर हमारा ख़त्म। अब एक वीडियो थोड़े दिन बाद आएगी जिसमें हम कराएंगे इसके NCERT के सारे क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस जो आप पूछेंगे कमेंट सेक्शन में कि सर हमको ये समझ में नहीं आया, ये अलग लगा, ये हमारे ढंग से समझ में नहीं आया, या फिर ये मुझसे रह गया है, उसको कराइए, तो वो सब चीज़ें कराएंगे। ठीक है जी। उसके अलावा मैं इसके कुछ 4, 5, 6 जितने बन पाएंगे शॉर्ट्स बनाऊंगा, और कोशिश करूंगा जितनी भी आपको रिएक्शंस अवक्रिया कराई हैं, चाहे प्रतिस्थापित की हों, डबल प्रतिस्थापन की हों, द्विविस्थापन जिसे बोलते हैं उसकी हों, उन सब के कुछ प्रैक्टिकल्स कराने की कोशिश करूँगा। वैसे लाइव नहीं, लेकिन यहाँ पे फ़ोटो बना करके इसमें ये मिलाएंगे तो ये हो जाएगा, इसमें ये मिलाएंगे तो ये हो जाएगा, कोशिश करूँगा। और डिहाइड्रोलाइसिस वगैरह सारा कुछ करूँगा, कोशिश की मैं शॉर्ट्स के माध्यम से आप तक पहुँचाऊँ, हर चीज़ प्रैक्टिकली ट्रिक्स के माध्यम से अच्छे से। लेकिन आपसे एक फरमाइश, प्लीज़ यार, रिश्तेदारी में, फ्रेंड सर्कल में, आस पड़ोस में, सब में, जहाँ पे भी बच्चे पढ़ने वाले हों 8th 9th 10th के, उन तक ये वीडियोज़ को पहुँचाओ। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ अपनी तरफ से, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, लेकिन चैनल बिल्कुल ग्रो नहीं कर रहा। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और देखेंगे, क्योंकि अगर जो बंदे डिजर्व करते हैं अगर उन तक पहुँच जाएगी तो वो देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। और मैं सोचता हूँ कि शायद मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश कर रहा हूँ, तो किसी का भला भी हो जाएगा। और जा क्या रहा है, अपना पसीना ही तो है, अपने काम बह ही रहा है। ठीक है, तो एक बार नोट कर लीजिए। अब हमको शॉर्ट्स भी बनाएंगे, शायद कल बनाऊँ, फिर डालते रहेंगे उनको। क्लियर? फिर हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और थोड़े दिन बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर NCERT की सारी प्रैक्टिस कराएंगे। क्लियर? थैंक यू, नोट कर लीजिए। राधे राधे। Subscribe now and press the bell icon.